हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम कर रहे हैं 9th क्लास की साइंस और इसमें 10th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है। चलिए इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि जो हर एक सब ऑब्जेक्ट है इस पूरी अर्थ पे वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये है यूनिवर्सल लॉ। अब आपको लिखना है फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हमें ये निकालना हो कि कितना फोर्स लगता है अर्थ या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा था, जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हमारा चेंज हो जाता है जी में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको F इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर डी स्क्वायर। हर एक चैप्टर में सिर्फ एक दो फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, उसके बाद आपको फिजिक्स बहुत आसान लगने लगेगी। अब हम देखते हैं ये किन साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं इस चैप्टर में। न्यूटन के बारे में है, चलिए पढ़ते हैं। Isaac Newton was born in Woolsthorpe near Grantham. इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे न्यूटन। ही इज़ जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट ओरिजिनल एंड इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ओरिजिनल उनको माना जाता है, थ्योरिस्ट हैं वो साइंस में, उनको बहुत ही ओरिजिनल माना जाता है। वैसे वो इंग्लैंड के थे। ही वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, वो गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना नाम कमा लिया कि उनका नाम बुक्स में है आज भी और हमेशा रहेगा। बट ही वॉज नॉट गुड एट फार्मिंग, लेकिन वो खेती बाड़ी में सही नहीं थे। ही वॉज सेंट टू स्टडिंग द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1661। इन 1665 ए प्लेग ब्रोक आउट इन कैम्ब्रिज एंड सो न्यूटन टुक ए ईयर ऑफ। अब वहाँ पे कैम्ब्रिज में क्या हुआ, जैसे ही वो गए 1661 में, तो 65 में वहाँ पे प्लेग आ गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इसलिए उन्होंने एक साल का ऑफ कर लिया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस ईयर दैट इंसिडेंट ऑफ एन एप्पल फॉलिंग ऑन हिम इज सेड टू हैव अकर्ड। उसी दौरान वो जो सेब गिरने का केस था वो हो गया। दिस इंसिडेंट प्रमोटेड न्यूटन टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग ग्रेविटी विद द फोर्स दैट कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट। इसी से कोरिलेट करके उन्होंने एक्सप्लोर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि जो अर्थ है वो किस तरह से सन को फोर्स करती है अपने एक ऑर्बिट में घूमने के लिए। ठीक है, दिस लेड हिम टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी खोज की। It is remarkable that many great scientists before him knew the gravity but failed to realize it. बहुत सारे साइंटिस्ट थे उनसे पहले भी जिन्होंने ये रियलाइज़ की, लेकिन वो फेल हो गए। इसको मतलब रियलाइज़, उनको पता था कि कुछ फोर्स है, लेकिन वो इसे रियलाइज़ नहीं कर पाए, महसूस नहीं कर पाए या बता नहीं पाए लोगों को। न्यूटन फॉर्मुलेटेड अ वेल नोन लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने एक लॉ भी बना दिया मोशन का। ही वर्कड ऑन थ्योरीज ऑफ लाइट एंड कलर। उन्होंने जो लाइट की और कलर की थ्योरीज थी उस पर भी काम किया। ही डिजाइंड एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू कैरी आउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने एक डिज़ाइन किया टेलीस्कोप को जिससे कि ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ली जाती थी। न्यूटन वॉज ऑल्सो ए ग्रेट मैथमेटिशियन। देखिए कितने सारे उसमें गुण आ गए, है ना। मैथमेटिशियन भी थे। ही इन्वेंटेड ए न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कैलकुलस। उन्होंने कैलकुलस की भी खोज की। ही यूज्ड इट टू प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड sphere of uniform density, the sphere behaves as it is a whole of its mass is concentrated at its center. जो उनकी ब्रांच थी कैलकुलस, जो मैथमेटिक्स की ब्रांच उन्होंने बनाई थी, तो उसका उन्होंने प्रयोग किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म डेंसिटी से घूम रहा है एक स्फीयर में, वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे उसका सारा मास जो है सेंटर में ही कंसंट्रेटेड हो।
न्यूटन ने ट्रांसफॉर्म किया स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल साइंस को भी उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया विथ हिज 3 लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने क्या किया इसमें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो हर एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एज द कीस्टोन ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन ऑफ द 17th सेंचुरी, ये क्या था, कीस्टोन था साइंटिफिक सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में साइंटिफिक रिवोल्यूशन था ये एक तरह से। न्यूटन्स वर्क कंबाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोपरनिकस, कैपलर, गैलीलियो एंड अदर इनटू द न्यू पावरफुल सिंथेसिस। इन्होंने क्या किया, कंबाइन किया इन सब को भी एक पावरफुल सिंथेसिस, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें बनाने के लिए इन सब का यूज़ किया। इट इज़ रिमार्केबल दैट though the gravitational theory could not be verified at that time, there was hardly any doubt about its correctness। ठीक है, इसको प्रूव करने का कुछ नहीं था, जो उन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी दी थी कुछ था नहीं प्रूव करने का, तो क्या हुआ यहाँ पे फिर इसको करेक्ट करने का कोई डाउट भी नहीं था, है ना। जब आपके पास कुछ प्रूव करने को हो तब तो आप किसी की बात को कह सकते हो कि ये गलत है, लेकिन कुछ था ही नहीं तो वो फिर सही मानी गई। दिस इज बिकॉज न्यूटन बेस्ड हिज थ्योरी ऑन साउंड साइंटिफिक रीजनिंग एंड बैक्ड इट विद मैथमेटिक्स। फिर क्या हुआ, न्यूटन बेस्ड हिज थ्योरी ऑन साउंड साइंटिफिक रीजनिंग। जो भी उनकी जो थ्योरीज थी उनके पास रीज़न था, साइंटिफिक रीज़न था, और उन्होंने उसको फिर मैथ से भी जोड़ दिया। दिस मेड द थ्योरी सिंपल एंड एलिगेंट, जिसकी वजह से वो थ्योरी सिंपल हो गई, एलिगेंट हो गई। दीज क्वालिटीज़ आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड साइंटिफिक थ्योरी। अब ये क्वालिटीज़ क्या हैं, अब इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनको पहचाना गया कि ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है भाई किसी भी साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, थ्योरीज़ के लिए ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर रूल, उन्होंने ये कैसे गैस किया इनवर्स स्क्वायर रूल को, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। There has always been a great interest in the motion of planets। जो मोशन था प्लैनेट का उसमें हमेशा इंटरेस्ट रहा। By the 16th century, a lot of data on the motion of planet has been collected by many astronomers. Based on these data, Kepler derives 3 laws which govern the motion of planet. These are called Kepler's law। कैल्पर्स ने अपने बहुत सारे साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमिस्ट ने क्या किया, कैलकुलेशंस, डाटा इकट्ठा किया 16th सेंचुरी में। लेकिन जो डाटा थे उसके बेस पे कैल्पर ने 3 लॉ बनाए। कैल्पर ने क्या किया, उन्होंने गवर्न किया मोशन ऑफ प्लैनेट्स को। कैल्पर्स लॉ में फर्स्ट था, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन at one of the foci as shown in figure given below। in this figure O is the position of the sun। यहाँ पे क्या है, O क्या है, पोजीशन है सन की, है ना। जो हर एक प्लैनेट है एलिप्स है सन के एक फोसाई में, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वैप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो प्लैनेट और सन को लाइन ज्वाइन करती हैं, स्वैप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो स्वैप करती हैं हर एक फिक्स एरिया को फिक्स इंटरवल पे। Thus the time of interval from A to B is same as that of C to D and then areas A, O, B and C, O, D are equal। इस तरह से जो एरियाज हैं वो भी इक्वल हैं, ये दिखाएंगे आपको फिगर, बाद में समझ आ जाएगा। The cube of the mean distance of the planet from the sun is proportional to the square of its orbit period t, और ये क्या है, r क्यूब ओवर t स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है। It is important to note that Kepler could not give a theory to explain the motion of planet। हालांकि जो कैप्लर थे उन्होंने क्या किया, कोई थ्योरी नहीं दी कि मोशन किस तरह से हो रहा है प्लैनेट्स का। इट वॉज न्यूटन हु शोड दैट द कॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सन एक्सर्ट्स ऑन देम। ठीक है, ये तो
न्यूटन थे जिन्होंने बताया कि जो फोर्स है भाई वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उन्होंने थर्ड लॉ को यूज़ किया कैपलर के टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज वीकेंड बाय डिस्टेंस। जो जितनी डिस्टेंस बढ़ जाती है, कैलपर के जो थर्ड लॉ थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जितनी डिस्टेंस बढ़ जाएगी उतना ही वीकेंड हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का वो कमज़ोर हो जाएगा। ए सिंपल आर्ग्यूमेंट गोज लाइक दिस। एक सीधी सी आर्ग्यूमेंट चलती रही। वी कैन अज्यूम दैट द प्लैनेटरी ऑर्बिट आर सर्कुलर। जो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर हैं। सपोज द ऑर्बिट वेलोसिटी इज v एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑर्बिट प्लैनेट इज गिवन बाय f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर ओवर r। ठीक है, r क्या है? रेडियस है उसका ऑर्बिट का, क्योंकि सभी जो ऑर्बिट हैं उनके अकॉर्डिंग वो सर्कुलर हैं। इफ t डिनोट्स द पीरियड बिटवीन पीरियड, देन v इज इक्वल टू 2 pi r over t. So v square is directly proportional to r square और t square. We can rewrite this as, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे हम समझते जाएंगे साथ साथ में। लव यूनिवर्सल जो है in the sense that it is applicable to all bodies, whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial. ये आकाशीय जो कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर ज़मीन पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल है ये हर एक बॉडी पे अप्लीकेबल है। ठीक है, saying that f is the inversely proportional to the square of the d means that for example if d gets bigger by the factor 6, f becomes 1/36 times smaller. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे ही f बढ़ेगा, है ना, हमने बोला था ना कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू मास और f इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो जैसे ही ये बढ़ेगा, सपोज़ ये 6 गुना बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2 हो जाएगी। 6 6 36। तो ये 6 बढ़ रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/36 की। तो ये चीज़ आपके समझने की है। ठीक है, हम यहाँ तक कर चुके थे। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिनन विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। बहुत सारे फिनोमिनन हैं जो ऐसे सोचा जाता था कि ये अनकनेक्टेड हैं, उन सब फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया। पहला क्या है? द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। जो एक फोर्स है जो हमें अर्थ से बांधे हुए रखता है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने प्रूव किया। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो अर्थ है उसके चारों तरफ मून घूमता है, ये भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने प्रूव किया। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। जो मोशन है प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ, वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। और जो टाइड्स बनते हैं समुद्र में, जो उफान आता है मून और सन की वजह से, वो भी इसी लॉ की वजह से प्रूव हुआ। अब हम करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है आप खुद ही समझिए। फ्री फॉल का मतलब कोई भी चीज़ सीधे से गिरा दो वो नीचे आकर टिक जाएगी, वो फ्री फॉल है ना। किसी से बांध के तो नहीं रखा हमने उसको। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी 10.2 है, टेक ए स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड, इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। हमें एक पत्थर लेना है, उसे ऊपर फेंकना है, ये कुछ हाइट तक पहुंचेगा और फिर से नीचे गिर जाएगा। ये फ्री फॉल है। We have learned that Earth attracts objects toward it. This is due to the gravitational force. Whether objects fall toward the Earth under this force alone, we say that objects are in free fall. हमें पता है कि हमने पढ़ा है, अभी तक सीखा है कि जो अर्थ है हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जब सभी ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ गिर जाते हैं तो the earth under this force alone we say, कोई भी अर्थ के इन्फ्लुएंस में तो गिर ही रहा है, लेकिन अगर हम छोड़ देते हैं उसे तो वो फ्री फॉल है। Is there any change in the velocity of falling object?
ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज है. वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी ए चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. वाइल फॉलिंग, जब ये गिर जाता है, देर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है. गिर रहा है तो वो गिर रहा है, लेकिन डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं है. बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देर विल बी ए चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हो सकता है. एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन. जब वेलोसिटी में कोई चेंज होता है तो वो एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करता है. वेदर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड. व्हेनेवर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो उसके जो एक्सेलरेशन है वो इन्वॉल्व होता है. दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये किसकी वजह से होता है? हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दोनों ही कह सकते हैं हम, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन या ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन. इसको जी से डिनोट करते हैं. द यूनिट ऑफ जी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड. जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड. मैं अभी एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा एक्सेलरेशन क्या होता है और ये चीज़ें जो फोर्स हैं या ये वाली हैं ये किस तरह से होती हैं. ठीक है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, किस तरह से ये चेंज होती हैं. उसके बाद आता है वी नो दैट द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. हमें पता है सेकेंड लॉ में क्या होता है. एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. ठीक है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब भी आप कोई इस तरह से चीज़ें पढ़ते हो जो आपको थोड़ी मुश्किल लगती हैं तो एक उसके बारे में अगर फॉर्मूला है तो वो याद कर लो. ठीक है, इसको हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी. इन वेलोसिटी मैं थोड़ा लिख देती हूँ, और ओवर टाइम, टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया है उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो एक्सेलरेशन है. ठीक है, एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे? मतलब चेंज कैसा हुआ वेलोसिटी में? पहले मान लो फाइनल वेलोसिटी मान लो v थी और इनिशियल वेलोसिटी u थी ओवर टाइम टेकन. वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है. टाइम क्या होता है? सेकेंड होता है. तो ये टाइम, ये सेकेंड जब ऊपर चला जाएगा तो ये जो एक्सेलरेशन है उसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, हर एक सेकेंड का स्क्वायर होगा. अब क्या है? वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज डिनोटेड बाय जी. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल force F will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force, that is F is equal to mg. देखिए हमने अब तक क्या किया था, ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर रहे हैं हम. F is equal to mg. m क्या है? मास. g क्या है? ग्रेविटी. हमने एक और F का फॉर्मूला किया था. F का क्या किया था? F is equal to g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m ओवर डी स्क्वायर. अब हमने इस f की जगह पे ये mg रख दिया, सेम रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए. फिर क्या हो जाएगा? जो g है यहाँ पे, जो g है स्मॉल g, वो इक्वल टू, क्योंकि ये वाला m है ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, है ना. इससे ये m कट जाएगा तो क्या बच गया? g m ओवर डी स्क्वायर. m क्या है? अर्थ का मास है. d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ. ऑब्जेक्ट अगर नियरर है सरफेस ऑफ अर्थ के तो जो डिस्टेंस है d विल बी इक्वल टू r. ठीक है, जो अर्थ की रेडियस है उसके बराबर हो जाएगा. दस फॉर ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के पास हैं, उसके सरफेस के बिल्कुल पास हैं या उसके ऊपर हैं, अर्थ के ऊपर हैं, तो हम यहाँ पे डी स्क्वायर रखने की बजाय यहाँ रख देंगे आर स्क्वायर. ठीक है, तो g किसके बराबर हो जाएगा? m ओवर आर स्क्वायर, और g तो है ही हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. द अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. जो हमारी अर्थ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर. जब हम पोल्स पे जाते हैं, हमारी अर्थ इस तरह से है, हम पोल्स पे जाते हैं तो ये इक्वेटर है हमारा और इस पे इंक्रीज हो जाती है. तो सपोज हमारा इस तरह की अर्थ है. द वैल्यू ऑफ g बिकम ग्रेटर एट पोल्स देन द इक्वेटर. जो ये पोल्स हैं, हमारी अर्थ का जो डायग्राम होगा
वो इस तरह से होगा, है ना। ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे पोल्स हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी अर्थ की, ठीक है। फॉर मोस्ट calculation we can take g be more or less constant on or near the earth। जैसे ज़्यादातर केसेस में g जो है हम उसे कांस्टेंट ही लेते हैं जो अर्थ के ऊपर हो या फिर अर्थ के पास हो। बट फॉर ऑब्जेक्ट्स फॉर फार फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से दूर हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज गिवन बाय इक्वेशन, जो इक्वेशन में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 10.2.1, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ जी को। ये भी कर ही लेते हैं साथ में। एक सेकंड के लिए कहाँ गया ये जी की वैल्यू जो है, कई बार आपको क्वेश्चंस में दी हुई होगी, लेकिन अगर आपको पता हो कि ये कैसे आई थी तो आप खुद भी कर सकते हो। इतना आपको समझ में आ गया था कि जो जी है इज इक्वल टू जी एम और आर स्क्वायर। आर कब लिया था? जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है या अर्थ के बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो उस केस में हम डिस्टेंस को इग्नोर करके रेडियस लेते हैं। तो जी किसके बराबर है? 6.7। ये सारी वैल्यूज़ आपने रखी हैं यहाँ पे। ये कैलकुलेट करने के बाद आता है, इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करने के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड आता है, पर सेकंड स्क्वायर आता है। जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। समझ गए? ये वैल्यू आपको दी हुई होगी, लेकिन अगर आपको ये याद है तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 10.2.2 मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। टिल देन हैव अ हैप्पी डे।